Hello friends, you are most welcome in Remedy Physics classes and I am AK Roy. Okay. Previous class we will discuss about the superposition principle. हम लोग प्रीवियस क्लास में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में स्टडी किए थे, ठीक है। और आज हम लोग उसका टॉपिक नंबर आपका 13 हो चुका था और आज हम लोग उसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का और उसके बाद फिर हम लोग आगे का टॉपिक स्टडी करेंगे। तो 13 नंबर जो टॉपिक हम लोग स्टडी किए थे उसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो लिखेंगे 13 नंबर टॉपिक था हमारा, उसी का एग्जांपल मैं आपको लिख रहा हूँ। एग्जांपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया था कि कैसे क्या करना नहीं करना है। तो पहले आप इसे राइट करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको इसका एक नीचे में डायग्राम बना दूंगा तो और पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे कंसीडर चार्जेस Q1 Q2 Q3 Qn and their position from origin are R1 R2 R3 Rn respectively, ठीक है। we want to find the force on charge Q1 due to remaining charges, ठीक है। रिमेनिंग चार्जेस के कारण, जैसे कि मैं इसका आपको एक पहले थोड़ा सा एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ। ये सपोज दैट एक प्लेन है, XY प्लेन है। इस प्लेन में मैंने चार्ज रखा, इस तरह से बहुत सारा हम चार्ज रख रहे हैं, ठीक है। मान लेते इसको Q1 है, Q2 है और इस तरह से Q1 आप इसको मानो Q1 Q2 Q3 और ये Qn है। इस तरह से बहुत सारे चार्जेस प्लेन में रखे हुए हैं। तो वी हैव टू फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज Q1। ये आपका ओरिजिन है, तो यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा R1, इसका कितना होगा R2। ये प्रीवियस क्लास में हम लोग देख चुके हैं। इस तरह से ये R3 और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये Rn हो जाएगा, ठीक है। तो हमको हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, ये Q1 जो चार्ज है इस चार्ज पे हमारा कितना फोर्स होगा। तो ये Q1 चार्ज पे हमारा फोर्स, ये जो आपको चार्ज पार्टिकल्स है Q2, इसके कारण भी फोर्स लगेगा, Q3 के कारण भी लगेगा। इस तरह से जितने भी चार्ज पार्टिकल्स उस सिस्टम में प्रेजेंट रहेंगे, हर एक चार्ज पार्टिकल्स के कारण Q1 पे क्या होगा, एक फोर्स हमारा क्रिएट करेगा, ठीक है। और इसमें मैंने आपको बताया था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में कि ये टोटल फोर्स जो हमारा लगेगा किस पे, Q1 पे, तो ये हमारा क्या होगा, वेक्टर सम होगा किसका, टोटल फोर्स के
टोटल जो भी सेपरेटली हमारा Q3 Q4 जो भी चार्जेस है सब के कारण जो फोर्स हमारा लगेगा वो क्या होगा, टोटल फोर्स हमारा क्या होगा, वेक्टर सम होगा। तो इसी रूल को मैंने क्या कहा था, हम लोगों ने क्या कहा था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोले थे। ठीक है, तो ये डायग्राम से आपको समझ में आ चुका होगा। तो वही मैंने आपको यहाँ पे कंसीडर किया कि कंसीडर चार्जेस Q1 Q2 Q3 Qn एंड देयर पोजीशन फ्रॉम ओरिजिन R1 R2 R3 इस तरह से Rn रेस्पेक्टिवली है। ठीक है, और हम लोगों को फाइंड क्या करना, वी वांट टू फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस, जो रिमेनिंग चार्जेस Q3 Q2 वगैरह है इसके कारण इस पर कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो तो Q1 पे जो रिमेनिंग चार्जेस के कारण जो फोर्स कंसीडर हो रहा, जो फोर्स हमारा लग रहा, उस फोर्स को मैंने क्या मान लिया, F1 कंसीडर कर लेता है। तो अगर आप इसे F1 कंसीडर करते हैं या फिर आप इसको F1 ही कंसीडर करें, क्यों, तो मैं इसका रीजन बताऊंगा क्यों कंसीडर करें हम लोग। तो F1 इक्वल हम लोग लिख सकते हैं F12, ये फोर्स किसके कारण लगा, तो चार्ज 2 के कारण लगा होगा, किस पे, Q1 पे। मैंने आपको इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे लिखना। जिस पे लगेगा उसको पहले लिखेंगे, जिसके कारण लगेगा उसको क्या करेंगे, बाद में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये 2 के कारण लग रहा, इस तरह से F13 प्लस F14 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा, 1n तक जाएगा। ठीक है, अब इसका अगर यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेयर F1 हमारा क्या है, F1 इक्वल टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1। F1 हमारा क्या है, टोटल फोर्स है हमारा, किसके कारण, तो रिमेनिंग चार्जेस के कारण। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को, ये जो हमारा इक्वेशन है इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, नाउ F1 इक्वल लिख सकते हैं, आपको पता है कि ये हमारा क्या कूलम्ब्स फोर्स है, तो कूलम्ब्स फोर्स में जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो सब में कॉमन होगा इसलिए मैंने बाहर निकाल लिया। बाकी क्या होगा, Q1 Q2 बाय R2 का स्क्वायर, और पोजीशन वेक्टर हमारा क्या होगा, R2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आप पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो ये 1 2 है ना। ठीक है, तो ये 1 2 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा। ये पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे कितना होगा, 2 1, ये भी 2 1 प्लस Q1 Q3 बाय R, इसके लिए कितना होगा 3 1 का स्क्वायर, और पोजीशन वेक्टर कितना होगा 3 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा, तो Q1 Qn बाय पोजीशन वेक्टर आपका कितना होगा Rn1, और सॉरी इसका स्क्वायर, और पोजीशन वेक्टर कितना होगा N1 का यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, ये हमारा क्या होगा, इसको मैंने यहाँ तक रिप्रेजेंट किया। ठीक है, आप राइट करें इसको यहाँ तक, फिर से एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने इसमें आपको कुछ नहीं किया, जो आप जानते हैं कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग उसी का मैंने यहाँ पे क्या किया, इससे पहले मैं आपको समझा चुका हूँ, कूलम्ब्स लॉ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं कूलम्ब्स लॉ, उसी का 1/4 पाई एप्सिलॉन तो सब में कॉमन होगा इसलिए हमने कॉमन निकाल लिया, हम लोग कॉमन निकाल चुके हैं। बचेगा कितना, तो Q1 पे लग रहा है किसके कारण, Q2 के कारण उसका, फिर उसका पोजीशन, Q1 पे लग रहा है किसके कारण, Q3 चार्ज के कारण फोर्स लगेगा, फिर उसका क्या होगा, पोजीशन। ठीक है, इस तरह से फिर Q1 पे किसके कारण, Q1 चार्ज पे लगेगा किसके कारण, Qn चार्ज के कारण, फिर उसका पोजीशन, और ये यूनिट वेक्टर आपको क्या बताएगा, जो ये सारे के सारे हमको किसके फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में, तो मैंने सारे को क्या किया, वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। बात समझ में आ गई। तो ये जो है हमारा, ये जो फोर्स F1 फोर्स जो हम लोग निकाले यहाँ पे, ये फोर्स हमारा कौन सा फोर्स होगा, तो ये फोर्स हमारा होगा टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1। ठीक है, तो ये आपको एक एग्जांपल हो गया किसका, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का एक एग्जांपल हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ चुका होगा।
क्योंकि एक चार्ज पे रिमेनिंग चार्जेस के कारण जितना टोटल फोर्स लगा उसी को मैंने यहाँ पे राइट किया, उसी को हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो आप ये पूरा लिख चुके होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मैं आप लोगों को एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये कि रिक्वेस्ट मेरा ये है कि अगर आपको कहीं पे अगर कुछ भी ना समझ में आए तो उसके बारे में आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको कहीं पे इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव करूँगा, जो आपका प्रॉब्लम होगा उसको सॉर्ट आउट करूँगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। 13 टॉपिक तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, 14 टॉपिक हम लोग देख रहे हैं। और ये जो हम लोग चैप्टर स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रिक चार्ज, ये इलेक्ट्रिक चार्ज का 14 नंबर टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक होगा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट का। इसमें हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम भी बनाए। इसके बाद फिर एक और हमारा इसमें क्लासेज होगा जिसमें कि टोटल का टोटल आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कैसे डील करना, कैसे बनाना है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। आप यहाँ पे एक बात समझेंगे कि ये टॉपिक हमारा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जहाँ पे भी अगर हमारा चार्ज है, ठीक है, तो उस चार्ज के बीच में जो भी फोर्स हमारा एग्जर्ट करेगा, जो भी फोर्स हमारा क्या होगा एग्जर्ट करेगा, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा 14 नंबर टॉपिक है, ये टॉपिक हमारा ये है कि अगर चार्ज को हम लोग कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो चार्ज को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 3 तरीके से। कितने से? 3 वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम लोग इसको मान लेते हैं सपोज दैट ये हमारा कंडक्टर है, तो इसको लीनियरली हम लोग क्या कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इस पे हमारा चार्ज को हम लोग रख देंगे, तो एक लीनियरली हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा ये सरफेस पे मान लेते हैं कि एक सरफेस है हमारा, रेक्टेंगल का सरफेस है, इस पे मैंने आपको चार्ज को हम लोग क्या किया, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो एक ये हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तीसरा हो सकता है हम लोग वॉल्यूम के अकॉर्डिंग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, तो ये सरफेस है, हर एक में पूरा का पूरा हम लोग क्या किए हैं, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। तो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट हम लोग 3 तरीके से कर सकते हैं, 3 वे में कर सकते हैं, लीनियरली कर सकते हैं, सरफेस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, और चार्ज का ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जैसे कि मैंने लीनियरली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलेंगे लीनियरली चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और इसका जो अगर आप डिफिनेशन बोलेंगे तो सिंपली बोल सकते हैं व्हेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, जब चार्ज हमारा क्या होगा पर यूनिट लेंथ के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। और लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, लैम्डा से इंडिकेट करते हैं। इसी तरह से फिर क्या हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, फिर उसके बाद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे जब चार्ज को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सपोज दैट मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे पूरा का पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इस चार्ज के कारण, ये कंटिन्यूस चार्ज हमारा है, और इसके कारण सपोज दैट यहाँ पे कोई पॉइंट पी है हमारा, इस पे हम चाहते हैं कि फोर्स हमारा कितना होगा इस टोटल चार्ज के कारण। ठीक है, तो वही टॉपिक हम लोग को यहाँ पे स्टडी करना है कि लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमारा, तो वहाँ पे हम लोग फोर्स को कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखेंगे, तो पहला टॉपिक हम लोग लिखेंगे
14 का फर्स्ट टॉपिक में हमारा होगा पहले यहाँ पे हमने क्या लिखा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी के कारण हमारा क्या होगा, फोर्स कितना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी किसको बोलते हैं उसको हम लोग राइट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करेंगे, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग इंडिकेट करते हैं किससे, लैम्डा से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं, लैम्डा से। तो इसको मैंने लिख दिया, तो यहाँ से लिख सकते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पर यूनिट length is called linear charge density. Linear charge density, ये बात आपको समझ में आ चुका होगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, लेमडा से। चार्ज को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, क्यू से। और लेंथ को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, एल से। तो ये आपको फॉर्मूला हो गया लैम्डा इक्वल क्यू अपॉन एल। तो ये क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा। क्या होगा ये, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसी का यूज हम लोग जो इस कंडीशन में जो हमारा फोर्स कितना एग्जर्ट होगा, इसका हम लोग यूज करेंगे इस फॉर्मूला का। ठीक है, तो आप इसे राइट करें। देखें, अब इसे राइट करने के बाद हम लोग टॉपिक तो आप लिख ही चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये क्या था, 14 टॉपिक का फर्स्ट टॉपिक था, 14 पॉइंट का फर्स्ट था। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले आप एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझ लें। जैसे यहाँ से यहाँ तक एक कंडक्टर है, ठीक है, 3 क्या कंडक्टर है हमारा। इस पे हम लोग क्या किए हैं कि चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब इस चार्ज के कारण यहाँ पे मैंने एक पी पॉइंट रखा। कितना डिस्टेंस पे, तो मान लेते हैं यहाँ से एक आर डिस्टेंस पे मैंने यहाँ पी पॉइंट रखा, ठीक है। तो इस पी पॉइंट पे हमारा एक चार्ज, ये जो पी पॉइंट है यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है Q0, ठीक है। और हम निकालना, अब एक बात और समझेंगे, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में जा करके पूरा का पूरा पढ़ेंगे। वैसे कि मैं आपको जिस समय हम लोग स्टडी किए थे इलेक्ट्रिक चार्ज से समय आपको बता दिया था टेस्ट चार्ज के बारे में। टेस्ट चार्ज हमारा क्या होता है, तो टेस्ट चार्ज के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं कि मेजर करते हैं कि कहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है या उस पर फोर्स है। तो जहाँ पे जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना होता है, उस पॉइंट पे हम लोग क्या किए कि इस पॉइंट पे हमने टेस्ट चार्ज को रखा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण या कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि जब ये फील्ड क्रिएट करेगा या फिर ये टोटल चार्ज के कारण क्या होगा, इस टेस्ट चार्ज पे क्या होगा, फोर्स लगेगा। तो ये जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल का टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे कि एक छोटा सा एलिमेंट DL एलिमेंट पूरे लेंथ को हम लोग क्या मान लेते हैं, इस पूरे लेंथ को मैंने L मान लिया, कैपिटल L। कंडक्टर का जो लेंथ है वो कैपिटल L है। और इसमें से मैंने एक छोटा सा एलिमेंट मैंने यहाँ से हम लोग क्या किए, कट किया। तो ये DL एलिमेंट है, ये क्या DL है, ये DL एलिमेंट को मैंने काटा। और DL एलिमेंट में चार्ज कितना,
तो डी क्यू चार्ज होगा। एक छोटा सा एलिमेंट में चार्ज कितना होगा, डी क्यू होगा। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इस डी क्यू के कारण, डी क्यू चार्ज के कारण इस पी पॉइंट पे क्यू नॉट जो चार्ज हमारा कितना फोर्स हमारा क्रिएट करेगा, ठीक है। इस डी क्यू एलिमेंट, डी एल एलिमेंट में चार्ज कितना होगा हमारा, डी क्यू होगा। एक छोटा सा, सपोज दैट ये हमारा पूरा का पूरा लेंथ है, इस लेंथ में से मैंने एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ से काटा, या कहीं से भी हम इसको कट कर सकते हैं। तो इस छोटे से टुकड़े में क्या होगा, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स के जगह एक थोड़ा सा एलिमेंट में क्या होगा, थोड़ा सा हमारा क्या होगा, चार्ज होगा। उस चार्ज को मैंने क्या माना, डी क्यू माना। और फिर डी क्यू निकाल करके हम लोग जानते हैं कि पूरे पार्ट का निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट जैसे करेंगे तो पूरा का पूरा फोर्स हमारा निकल जाएगा। किसके कारण, तो ये टोटल चार्ज के कारण इस पी पॉइंट पे जो हमारा चार्ज रखा हुआ क्यू नॉट, जिसको कि हमने कहा था टेस्ट चार्ज, उस पर कितना फोर्स लग रहा है वो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा कहानी हम लोग समझ चुके हैं कि कैसे हमको फाइंड आउट करते हैं। अब इसको हम लोग राइट कर लेते हैं। तो लिखेंगे, कंसीडर ए वेरी thin conductor of length L, ठीक है। We have to find the force, ठीक है। We have to find the force on test charge. We have to find the force at point P, और P पॉइंट पे हमारा क्या होगा, that is at test charge Q नॉट। जहाँ पे हम फोर्स निकालेंगे जिस भी पॉइंट पे, वहाँ पे क्या एज्यूम करेंगे हम लोग कि वहाँ पे हमारा क्या होगा, टेस्ट चार्ज रखा हुआ होगा, ठीक है। एंड द डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन वेक्टर बोल सकते हैं, एंड द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द कंडक्टर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम द डी एल एलिमेंट, एंड द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द डी एल एलिमेंट इज आर एज shown in फिगर में आपको दिखाया हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। एंड देन द चार्ज डेंसिटी इन a small element dq, a small element dl, then the charge density in a small element dl is, तो इस dl में चार्ज कितना होगा आपका dq। तो यहाँ से लेमडा इक्वल हम लोग क्या लिखे थे, q अपॉन क्या लिखे थे, लेमडा इक्वल हम लोग लिखे थे q अपॉन l। तो यहाँ से q के जगह कितना होगा हमारा, q के जगह हम लोग लिखेंगे dq बाय dl। और जब हम लोग क्या करेंगे कि आगे फोर्स निकालेंगे, तो फोर्स के लिए हमको क्या चाहिए, वो चार्ज चाहिए, dq चाहिए। तो dq यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख लेंगे dq इक्वल लेमडा इंटू dl, और इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q नॉट ड्यू टू a small element is given by
तो कैसे निकलेगा, तो F इक्वल हम लोग जानते हैं, क्योंकि छोटा सा हमने पार्टिकल लिया तो उसमें फोर्स भी हमारा DQ में कितना फोर्स होगा, तो DQ चार्ज के कारण भी फोर्स भी हमारा कितना होगा, DF होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं DF इक्वल लिख सकते हैं हम लोग 1/4πε0 Q0, अभी आप DQ ही लिखेंगे, DQ/R²। राइट करें यहाँ तक। यहाँ तक फाइंड आउट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे इसी का क्या करेंगे, पूरा हॉल निकालेंगे। तो यहाँ से इसको और हम लिखना चाहेंगे तो DQ का इसको इक्वेशन आप सेकेंड मान लें, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम इसको लिखेंगे, तो DF इक्वल लिख सकते हैं 1/4πε0, ठीक है। Q0 तो रहेगा ही, और DQ की जगह कितना हो जाएगा, तो DQ आप निकाल चुके हैं इक्वेशन 1 में लैम्डा इंटू DL, तो DQ की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, लैम्डा इंटू DL/R², ठीक है। अब इसी इक्वेशन को हम लोग क्या करना चाहेंगे, या फिर मान ले इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें चाहिए पूरे लेंथ के कारण, हॉल लेंथ के कारण मुझे क्या चाहिए, टोटल फोर्स चाहिए पूरे कंटिन्यू चार्जेस के कारण Q0 जो हमारा टेस्ट चार्ज है उस पर कितना फोर्स लगा, तो क्या करेंगे, टोटल का इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करने से हमें क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स निकल जाएगा किस पे, Q0 चार्ज पे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टू कैलकुलेट द टोटल फोर्स ड्यू टू हॉल कंडक्टर, to calculate the total force due to hall conductor at point P is given by the integration of इक्वेशन थर्ड जो थर्ड हमारा बना, इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ तक आप पूरा का पूरा समझ चुके हैं, लिख चुके हैं, डायग्राम आप बना लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से इसको हम लोग DF जो हम लोग लिखे हैं तो इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ से DF का इंटीग्रेशन किया, फिर यहाँ से अब ये जो इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन में आपको पता है कि हम लोग लिमिट का यूज़ करते हैं। तो जब पूरे कंडक्टर का हमें क्या करना हो, इंटीग्रेशन करना हो, तो वहाँ पे क्या करेंगे, पूरे कंडक्टर के रिस्पेक्ट में लिखने के लिए आप यहाँ पे 0 से लेकर के L लिख सकते हैं, या फिर हम लोग जब हॉल कंडक्टर का करना हो तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, नीचे में अगर आप L लगा दें तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं किसका, तो पूरे कंडक्टर का कर रहे हैं। तो आप यहाँ लिमिट में लगा सकते हैं, 0 to L भी लगा सकते हैं, या सिंपली आप नीचे में L लिख देंगे तो इसका भी मीनिंग आपको क्या हो जाता, पूरा हॉल कंडक्टर का हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ से लिखेंगे 1/4πε0 Q0 लैम्डा DL/R², ठीक है। तो अब यहाँ से DF का इंटीग्रेशन आपको पता है, इंटीग्रेशन आप पढ़े होंगे, ठीक है। नहीं पढ़े होंगे तो मैं आपको कुछ फार्मूला वगैरह नेक्स्ट क्लास में आपको इससे रिलेटेड लिख दूंगा, जो कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ से हम लोग इसका इंटीग्रेट करेंगे, DX का इंटीग्रेशन क्या होता है, X, इसी तरह से DF का इंटीग्रेशन कितना होगा, F। तो यहाँ से F इक्वल हम लोग लिख सकते हैं
1/4πε0 और Q0। और एक बात हम लोग क्या करते हैं कि जो भी टर्म हमारा कांस्टेंट होता है, तो चाहे वो डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, तो कांस्टेंट टर्म को हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन से या डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे Q0 जो टेस्ट चार्ज होगा वो भी हमारा क्या होगा, बाद में टेस्ट चार्ज को हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर कर देते हैं, अलग सी बात है। लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको क्या करें, कांस्टेंट लेके चल रहे, तो कांस्टेंट टर्म को आप बाहर कीजिए। बाद में इसको हम हटा भी सकते हैं, Q0/4πε0 तो लिख दिए, ठीक है, Q0/4πε0। और यहाँ इंटीग्रेशन के फॉर्म आपका क्या बच गया, ये लैम्डा dl/r²। ये आपका हो गया रिक्वायर्ड कंडीशन। क्या हो गया, रिक्वायर्ड कंडीशन। अब इसका जो भी डाटा दिया रहेगा यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करके आगे जो भी सवाल वगैरह रहेगा वहाँ पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मेनली आपको ये फॉर्मूला के तौर पे याद रखना है कि जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लिनियरली होगा, जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, हम लोग क्वेश्चन इसका देखेंगे कि एक कंडक्टर, उस पर चार्ज है हमारा, तो उसके r डिस्टेंस पे हम उसका क्या करना चाहते हैं, उस पूरे कंडक्टर के कारण कितना हमारा फोर्स हमारा एग्जर्ट कर रहा पार्टिकुलर पॉइंट P पे फाइंड आउट कीजिए। तो वहाँ के लिए हम लोग फोर्स जो निकालेंगे इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग, इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग निकालेंगे। और इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि ये लीनियरली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था और इस केस में फोर्स कैसे निकलेगा, टोटल चार्ज के कारण पार्टिकुलर पॉइंट P पे, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया, ये होगा Q0/4πε0 इंटीग्रेशन लैम्डा dl/r²। ठीक है, लिख ले इसे। लिख चुके हैं, अब हम लोग 14 का ही सेकेंड पॉइंट देखेंगे। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सर क्या होगा हमारा, सेकेंड में हम टॉपिक लिख सकते हैं फोर्स इन केस ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन केस ऑफ, किसके फॉर्म में, इन केस ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले मैंने आपको कहा था कि पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, कहीं पे भी चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर पर यूनिट लेंथ हो रहा तो उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलेंगे, अगर पर यूनिट सरफेस हो रहा तो क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, the distribution of charge per unit surface या इसी को आप एरिया भी लिख सकते हैं, और एरिया, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट सरफेस और एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ से, और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग इंडिकेट करेंगे किससे, तो सिग्मा से इंडिकेट करेंगे। किससे इंडिकेट करेंगे, सिग्मा से इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं चार्ज के लिए कितना, Q,
और एरिया के लिए क्या होगा, सरफेस के लिए आप एस भी लिख सकते हैं, या फिर इसी को और करके लिख सकते हैं यहाँ पे सिग्मा इक्वल कितना होगा, क्यू बाय ए भी होगा, एरिया भी लिख सकते हैं या फिर ये भी होगा। और यूनिट की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कूलम, इसका यूनिट क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर होगा। क्या होगा इसका यूनिट, क्या होगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। एंड its unit is coulomb per मीटर स्क्वायर। शॉर्ट में अगर इसको लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे सी पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि कूलम को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, कैपिटल से, यहाँ से लिखेंगे सी। ठीक है, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर इसका क्या होता है, यूनिट होता। अब इसमें हम लोग कुछ नहीं करना है, ठीक है। जिस तरह से वहाँ पे हम लोग क्या किए थे कि एक स्मॉल एलिमेंट के कारण हमने क्या किया था, स्मॉल एलिमेंट में जितना चार्ज होगा उसके कारण फोर्स निकाले, डीएफ निकाले, फिर टोटल के कारण क्या किए, इंटीग्रेट किए। तो आप यहाँ पे जिस तरह से फर्स्ट प्रोसेस में हम लोग कंप्लीट किए थे उसी तरह से आप यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। ठीक है, लिखें इसे, लिख लिए होंगे। और जब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका निकालते हैं हम लोग, तो यहाँ से सीधा बात क्या करेंगे, शॉर्ट में मैं आपको लिख दे रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट केस में मैंने आपको पूरा डिटेल से लिख दिया, शॉर्ट में हम लोग इसको लिखेंगे। तो सपोज दैट यहाँ पे एक एरिया सरफेस है, इस सरफेस में से क्या किया मैंने, पूरा सरफेस एस है, इस सरफेस में से हम लोग क्या किए, यहाँ पे डीएस हम लोग निकाल लिए, छोटा सा सरफेस क्या निकाले, डीएस निकाले। इस डीएस के कारण, या यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये कितना है, सरफेस एरिया डीएस है, और हम यहाँ पे पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे क्यू नॉट चार्ज है और आर डिस्टेंस है, यहाँ पे हम लोग क्या करना चाहते हैं, तो फोर्स निकालना चाहते हैं। तो डीएफ के कारण हमारा फोर्स कितना होगा, डीएफ के कारण होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, डीएफ के कारण कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर कितना होगा, क्यू नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर होगा। फिर यहाँ से क्यू की बात करेंगे तो क्यू के लिए आप यहाँ से लिख सकते हैं, चूँकि लैम्डा इक्वल कितना होता था, क्यू बाय ए होता था या एस होता था। अब जब छोटा सा का बात करेंगे, छोटा सा एरिया की बात करेंगे, तो छोटा सा एरिया के लिए आपका कितना यूज कर सकते हैं इसको, लैम्डा बराबर डी क्यू बाय क्या लिख सकते हैं, डी एस लिख सकते हैं। छोटा सा एरिया हमारा कितना हो जाएगा, डी एस हो जाएगा। फिर इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से आप क्यू निकाल सकते हैं, डी क्यू। तो डी क्यू निकालेंगे कितना होगा, सॉरी इसको हम लोग सिग्मा से इंडिकेट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा, यहाँ पे भी सिग्मा लिखें, कितना होगा, सिग्मा इंटू डी एस हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसमें अगर हम पुट करेंगे तो डी एफ का वैल्यू आपको कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू नॉट तो रहेगा ही, और क्यू के जगह कितना यूज करेंगे, तो क्यू के जगह आपका डी क्यू के जगह कितना होगा, सिग्मा इंटू डी एस बाय कितना होगा, आर स्क्वायर, ये डी एफ हो जाएगा। फिर टोटल के लिए निकालेंगे तो टोटल के लिए हमको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। तो इंटीग्रेशन आप यहाँ से करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ करेंगे, तो फिर यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, और ये सिग्मा डी एस तो रहेगा, बाय आर स्क्वायर भी रहेगा। इसका कितना होगा, डी एफ का एफ हो जाएगा, तो कहाँ तक, पूरे सरफेस का लेंगे तो एस तक, ये बता चुके हैं। फिर यहाँ से अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, तो क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब बचा कितना इसमें, तो सिग्मा डी एस बाय आर स्क्वायर। ठीक है, कितना बच गया, सिग्मा डी एस बाय आर स्क्वायर, और लिमिट यहाँ रहने दे एल। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, किस केस में, तो फोर्स हो जाएगा आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी के केस में हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे आराम से निकाल सकते हैं। लेट सेट जिस तरह से फर्स्ट लीनियर चार्ज डेंसिटी के केस में हम लोग किए थे
उस तरह से आप प्लेट सेट करके निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन मैं आपको पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ, यही आपका फाइनल इक्वेशन होगा। फिर यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में जो एक और जो आपको बचा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के केस में हमारा फोर्स क्या होगा उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को बनाएंगे। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, थैंक यू।